नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो हमारा परिसंचरण तंत्र है और इसके अलावा जो हमारा लास्ट का टॉपिक था एंटीजन और एंटीबॉडी, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो MCQ हैं वो करने वाले हैं। ये जो MCQ हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ये आपकी जो पिछली परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षा हुई हैं, उनके जो भी PYQ हैं उन्हीं के आधार पर तैयार किए गए हैं। और हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा एक टॉपिक होता है, जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ होते हैं वो लेकर आते हैं। और ये MCQ हैं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि यदि आप इन MCQ को सोल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके समझ में आ रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जितने ज्यादा प्रश्न आप सोल्व करोगे, जितने ज्यादा MCQ हैं आप सोल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हम आज के इस MCQ सेशन की। और आज के लिए हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न ये है, देखो मानव का हृदय का वजन लगभग कितना होता है। देखो मानव के हृदय का वजन होता है ये लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। मानव के हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। तो हमें 300 ग्राम जिसमें भी ऑप्शन दिख रहा है वो हमें सही ऑप्शन मानना है। तो पहला प्रश्न क्या है कि मानव के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 250 से लेकर 300 ग्राम। तो मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 250 से लेकर 300 ग्राम के बीच में यह वजन होता है। तो पहला प्रश्न था, यह तो एकदम सिंपल सा प्रश्न था। इसके बाद में देखो यह जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में पाया जाता है। हमारा मानव का जो हृदय होता है, इस हृदय का कौन सा भाग, हृदय को मुख्य रूप से दो हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका दायां भाग हो जाता है, एक इसका बायां भाग हो जाता है। हृदय का जो दायां भाग है उसमें आलिंद भी है और उसमें निलय भी है। इसी प्रकार से आपके बाएं भाग में भी आलिंद भी है और निलय भी है। तो जो दायां भाग है इसके अंतर्गत तो हमारा अशुद्ध रक्त अर्थात विऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। और इसी प्रकार से आपके बाएं भाग के अंतर्गत आपका कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? यह पूछ रहा है कि शुद्ध रक्त कौन से में पाया जाता है, हृदय के किस भाग में पाया जाता है। तो यह कौन से हिस्से के अंतर्गत पाया जाएगा? जो बायां भाग है, कौन सा भाग? बायां भाग। बाएं में आपका बायां आलिंद भी आ गया और बायां निलय भी आ गया। बाएं के अंतर्गत आपका कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इसमें लिख रखा है देखो, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। तो इन दोनों में ही पाया जाता है। ये दोनों ही, इसका ऑप्शन थोड़ा सही करना चाहिए था हमें। तो इसमें ये दोनों हो जाएंगे बायां आलिंद और बायां निलय। इनमें कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त ही होता है। बायां भाग होता है उसमें कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त ही पाया जाता है। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 3, हमारे हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित कौन करता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कैसे होता है? तो देखो अगर हम बात करें कि हृदय की धड़कन है उसको, वैसे तो मुख्य रूप से हृदय की धड़कन जो उत्पन्न होती है वो ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऐसे नोड, और जिसे हम क्या कहते हैं? पेस मेकर भी कहते हैं। ऐसे नोड होती है, ये धड़कन क्या करता है? धड़कन उत्पन्न करता है। लेकिन अगर बात पूछ रहा है नियंत्रण के लिए, तो हमने जब हृदय की क्रियाओं का नियंत्रण वाला टॉपिक पढ़ा था
उस समय आपका बताया था कि जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं मेडुला ओब्लोगेटा। ये हमारी हृदय की जो क्रियाएं होती हैं उसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसकी धड़कन कब बढ़नी है, कम कम होनी है। हमने आपको यह भी बताया था कि जो आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। किस समय होता है वो, जैसे आपको डर लग रहा होता है, जब आप क्या हो रहे हैं, उड़ रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उस कंडीशन में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो उसका वो कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाता है, पश्चिम मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा, मेडुला के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मेडुला। अगर आपसे यह पूछता कि हृदय की जो धड़कन है, यह स्पंदन है, यह कैसे उत्पन्न हो रहा है, कौन सी संरचना के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तब आपको क्या लिखना था, ऐसे नोड। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 4, फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कहलाती है। जब हम बात करते हैं कि मान लो ये हमारा क्या है, हृदय, और इस हृदय के अंदर 4 हिस्से हैं। यहां से यह है दायां आलिंद, यह है बायां आलिंद, यह है दायां निलय, यह है बायां निलय। यहां आपका अशुद्ध रक्त आता है किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा। और आपके दाएं निलय से क्या होता है, रक्त जाता है, कहां तक जाता है, फेफड़ों तक जाता है। कहां पहुंचता है भाई, फेफड़ों में। और ये जो दाएं निलय से जो धमनी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फुफ्फुसीय धमनी, या इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब हो गया फुफ्फुसीय, इसी का इंग्लिश रूप होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो फुफ्फुसीय धमनी इसके अंतर्गत आ जाएगा, या पल्मोनरी आर्टरी जो भी है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। एरोटा का मतलब तो होता है महाधमनी, और ये तो आपकी कहां से निकलती है, बाएं निलय से निकलती है। ये वेना केवा का मतलब होता है महाशिरा, ये आपके अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, कहां पर है, दाएं आलिंद में। इसके अलावा पूछ रहा है कैरोटिड आर्टरी, ये आर्टरी की क्या होती है, हमारी जैसे जैसे महाधमनी होती है ये विभाजित होती है, वैसे उसकी बहुत सारी क्या बन जाती हैं, शाखाएं बने जाती हैं। तो एक शाखा है कैरोटिड आर्टरी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी, फेफड़ों तक लेकर जाती है। और आपको यह भी पता होगा कि ये देखो नाम तो इसका क्या है, आर्टरी अर्थात धमनी। धमनियों में वैसे कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी है, जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी है, इसके अंतर्गत कैसा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी अशुद्ध रक्त को यह फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी कहां तक लेकर जाती है, फेफड़ों तक लेकर जाती है। तो यह हो गए हमारे प्रश्न संख्या 4। आप सबको हमारी ये प्रश्न हैं वो कैसे लग रहे हैं, ये प्रश्न हैं, इनके आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और साथ साथ में यदि आप सीरियस तरीके से तैयारी करने के लिए बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि एक पेपर शीट लेनी चाहिए, और जो भी प्रश्न को देखते ही आपके मन में जो भी उसका आंसर आ रहा है उस आंसर को उस पेपर शीट के ऊपर लिख लेना चाहिए। और जैसे ही हमारे ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको मैच करना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जैसे ही आपको पता चले कि हाँ इतना हो रहा है, ये मेरा गलत हो रहा है, तो आपको उस टॉपिक को एक बार दोबारा से पढ़ना चाहिए, वो क्यों गलत हुआ है ये आपको दोबारा से देखना चाहिए। और आपको 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि ये प्रश्न है ये आपके दिमाग में बैठ जाए। अब इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि मनुष्य में डबल सर्कुलेशन का मुख्य लाभ क्या है। डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण, और इसके बारे में आपको बताया गया था कि मनुष्य का जो दोहरा परिसंचरण होता है इसके कारण से मनुष्य के शरीर के अंदर जो शुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त होता है ये एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होता है, एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता है, और जिससे हमारा शरीर है वो ज्यादा तरीके से उसको ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है। हमारा शरीर
एक सही तरीके से कार्य कर पाता है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है वो मिक्स नहीं होता। यही आपके डबल सर्कुलेशन का मुख्य महत्व या लाभ होता है। तो देखो इसमें क्या है, डबल सर्कुलेशन का मुख्य लाभ पूछ रहा है, रक्तचाप को कम करना। क्या डबल सर्कुलेशन से बीपी कम होती है क्या? नहीं, बीपी कम नहीं होती है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त का पृथक्करण, अर्थात शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग रहता है, यही तो इसका मुख्य लाभ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद में हृदय की संरचना को सरल बनाना, इससे थोड़ी सरल बनेगी। और इसके अलावा बात करें रक्त प्रवाह को धीमा करना, यह भी इसका आंसर नहीं है। तो डबल सर्कुलेशन का मुख्य लाभ क्या है कि हमारे शरीर के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है, यह क्या बना रहता है, अलग अलग रहता है, पृथक रहता है। यही डबल सर्कुलेशन का मुख्य लाभ है। देखो इसके बाद में हृदय की वह परत पूछ रहा है जो हृदय की बाह्य सुरक्षा देती है। जब हृदय की संरचना बताई थी, तो जब हमने हृदय की संरचना पढ़ी थी उस दौरान हमने पढ़ा था कि हृदय की जो सबसे बाहर की तरफ एक दोहरा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोहरा आवरण। और ये दोहरा आवरण होता है, इसे हम हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम होता है, इसके अंदर दोहरे आवरण के अंदर बीच में एक तरल पदार्थ भी भरा रहता है, जिस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्डियक फ्लूइड। और वह उस हृदय की क्या करती है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। तो बाह्य आवरण होता है, इसे हम हृदय आवरण या फिर इसको क्या कहते हैं हमें? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इसके अंदर ध्यान से सुनना, यह कैसा होता है? यह दोहरा होता है, इसमें दो परत पाई जाती हैं। और यह हृदय की क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है। यह आपको याद रखना है। तो सुरक्षा का कार्य तो कौन कर रहा है? पेरिकार्डियम। बाकी आपकी हृदय की 3 परत होती है। हृदय की जो भित्ति होती है उसमें 3 परत, 3 मोटी क्या होती हैं? परत पाई जाती हैं, जिसमें बाहर वाली को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, बीच वाली को बोलते हैं मायोकार्डियम, और अंदर ही अंदर वाली को बोलते हैं एंडोकार्डियम। लेकिन सुरक्षा का कार्य कौन सी कर रही है? आपकी पेरिकार्डियम। तो देखो, मायोकार्डियम ये बीच की परत है, एंडोकार्डियम सबसे अंदर ही अंदर की परत है, पेरिकार्डियम सुरक्षा का कार्य कर रही है, और एपिकार्डियम उस भित्ति की बाहरी परत होती है। तो सुरक्षा के लिए कौन सी आ जाएगी? आपकी पेरिकार्डियम। तो ये हमारे अब तक कितने प्रश्न हो गए हैं? 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आप सबको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक हैं, आपके एग्जाम में काम आएंगे? तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें। जितने ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ही हमें पता लगेगा कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या हमें प्रश्नों में और सुधार करने की क्या है? आवश्यकता है। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, मानव के हृदय में अधिकतम रक्तचाप कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रेशर, रक्तचाप का मतलब क्या हो गया है? आपका दाब। रक्त का दाब सबसे ज्यादा कौन से में पाया जाएगा? आप खुद सोचो, हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4, जिसमें 2 तो हैं आलिंद और 2 हैं निलय। तो दोनों जो आलिंद हैं, उन आलिंदों को रक्त को कहां भेजना है? दाएं आलिंद को भेजना है दाएं निलय में, बाएं आलिंद को भेजना है बाएं निलय में, और ये दोनों जस्ट उनके नीचे ही हैं। तो उनको उतना प्रेशर लगाने की क्या जरूरत है भाई? बिना दाब के ही काम हो जाता है। आलिंदों का तो संकुचन भी बहुत थोड़े से समय के लिए होता है। इसके बाद में आ जाती है बात निलय की। निलय में हमें प्रेशर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि दाएं निलय को रक्त कहां भेजना है? फेफड़ों के अंदर। और बाएं निलय को रक्त कहां भेजना है? महाधमनी की सहायता से, धमनियों की सहायता से प्रत्येक
कोशिका तक पहुंचाना है, पूरे शरीर में पहुंचाना है। ज्यादा दूरी किसको तय करनी है? तो देखो, दाएं निलय से जो रक्त निकलेगा उसको तो फेफड़ों में ही जाना है, और फेफड़े होते हैं हमारे यहां पर हृदय होता है, और इसी के पास में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। लेकिन बाएं निलय से जो रक्त निकलेगा उस रक्त को आपके पूरे शरीर में पहुंचना है, उसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपके सिर तक भी पहुंचना है, मस्तिष्क में भी पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दाब की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम चारों कोष्ठकों में से देखें, सबसे ज्यादा दाब कहां पर होता है, कौन से कोष्ठक में पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा आपके बाएं निलय में, क्योंकि बाएं निलय को आपके रक्त को आपके पूरे शरीर तक भेजना है, आपके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मस्तिष्क में भी भेजना है, आपके पैरों में अंगूठे हैं वहां की कोशिकाओं तक भी भेजना है। तो इस कारण सबसे ज्यादा दाब कौन से में होगा? आपके बाएं निलय में। किसमें होगा? बाएं निलय में। तो यहां पर देखो, दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं निलय में और बाएं निलय में सबसे ज्यादा दाब किसमें होगा? भी आपको बताया है, बाएं निलय के अंदर पाया जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती है? ध्यान से सुनना, यहां क्या बोल रहा है? नहीं ले जाती है। सामान्य तौर पर ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो हमारी कौन लेकर जाती हैं? धमनी लेकर जाती हैं। कौन लेकर जाती हैं? धमनी। लेकिन अभी आपको बताया जस्ट 2-3 प्रश्न पहले कि हमारी जो फुफ्फुसीय धमनी है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी है ये धमनी, लेकिन इसके अंतर्गत आपका ऑक्सीजनित रक्त नहीं होता है, विऑक्सीजनित रक्त होता है, अर्थात अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इस कारण इसका आंसर हमें पता है, एक ही ऐसी धमनी है जिसमें आपका क्या पाया जाता है? विऑक्सीजनित रक्त होता है, वो पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त नहीं पाया जाता है। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पाया जाता है, नहीं पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी। है तो ये धमनी, लेकिन इसमें रक्त कैसा पाया जाता है? अशुद्ध, विऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। बाकी एरोटा मतलब है महाधमनी, महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है। कैरोटेड आर्टरी, इसमें भी शुद्ध रक्त। कोरोनरी आर्टरी, इसमें भी शुद्ध रक्त। कोरोनरी तो आपको पता ही होगा, हमारी हृदय को जो रक्त सप्लाई करती हैं वो आर्टरी कौन सी होती है? आपकी कोरोनरी। हृदय, भाई हृदय की भी तो कोशिकाएं हैं, हृदय को भी तो रक्त चाहिए, उसको भी तो काम करना है, और इसको तो लगातार काम करना है। इस कारण यहां पर जो सप्लाई करती है वो है कोरोनरी। तो इन 3 में तो शुद्ध रक्त होता है, इसमें होता है अशुद्ध रक्त। तो हमें बताना है ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। अब इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, इसमें देखो ईसीजी में पी वेव दर्शाती है। आपको ईसीजी को बताया था, और मान लो दोबारा से दिखाता हूं, ये ईसीजी है। ईसीजी में हम एक ग्राफ देखते हैं, इसमें देखो एक तो होती है इसकी ऐसे आती है, एक तो पी वेव आती है, इसके बाद में एक की QRS कॉम्प्लेक्स आती है, और एक इसके बाद में टी वेव आती। तो ये थी हमारी कौन सी? पी। ये QRS और ये टी। मुख्य रूप से एक सामान्य रूप से जो ईसीजी होती है इसमें ये पी तरंग होती है, ये बड़ी वाली कौन सी होती है? QRS कॉम्प्लेक्स होती है, और ये टी तरंग होती है। पी तरंग होती है, ये तो हमारे आलिंद के संकुचन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? आलिंद के संकुचन को। QRS तरंग है, यह किसको दर्शाती है? निलय के संकुचन को दर्शाती है। और ये टी तरंग है, यह आपके निलय के शिथिलन को दर्शाती है। बाकी आप ईसीजी के ऊपर हमारा पूरा एक वीडियो है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है पी तरंग किसको दर्शाती है? तो पी तरंग दर्शाती है आपके किसको? आलिंद के संकुचन को, आपके एट्रियल सिस्टोल को दर्शाती है।
एट्रियल सिस्टोल को दर्शाती है। तो इसमें देखो निलय का संकुचन नहीं, आलिंद का संकुचन एट्रियल सिस्टोल को दर्शाती है। कौन सी तरंग? पी तरंग। निलय के शिथिलीकरण को नहीं, आलिंद के शिथिलीकरण को नहीं, किसको दर्शाती है? आलिंद के संकुचन को। कौन सी तरंग? पी तरंग। अब इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 10। हृदय की एक ध्वनि आती है, हृदय ध्वनि होती है जिसे बोलते हैं लब डब की ध्वनि। इसका संबंध किससे है? यह लब डब की ध्वनि कैसे आती है? तो आपको बताया हुआ है कि जो ये हृदय ध्वनि होती हैं ये हमारे वोल्व के या कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती हैं। पहली जो ध्वनि होती है लब की ध्वनि, ये तो कब उत्पन्न होती है? आपकी त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट होता है उसके बंद होने पर। कौन सी ध्वनि? लब। और डब की ध्वनि कब आती है? आपकी जो फुफ्फुसीय ध्वनि और महाधमनी है उसके प्रारंभ के अंदर जो अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं उन कपाट के बंद होने पर कौन सी ध्वनि आती है? डब की ध्वनि आती है। तो मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ध्वनि आपके वोल्व या कपाट के बंद होने की स्थिति को दर्शाती हैं। और यही पूछ रहा है इनका संबंध किससे है? ऐसे नोड से थोड़ी है, नहीं। एवी नोड से नहीं, हृदय वोल्व के बंद होने से। अभी तो बताया आपको कि ये ध्वनि किसके बंद होने से उत्पन्न होती हैं? हृदय के जो वोल्व होते हैं उनके बंद होने से उत्पन्न होती हैं। बाकी रक्त प्रवाह की गति से थोड़ी आती हैं, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय वोल्व के बंद होने से हमारे हृदय की जो ध्वनि होती है लब और डब की ध्वनि ये उत्पन्न होती है। तो अब तक हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए भाई? 10। और ये 10 प्रश्न हैं, आपको देखकर लगा होगा कि आपके पूरे टॉपिक को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। और प्रश्न संख्या 11 क्या है भाई? देखो प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि रक्त का थक्का, और रक्त के थक्का बनने को हम स्कंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्कंदन। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा आयन आवश्यक है? आयन आवश्यक है। आपको जब रक्त का थक्का वाला प्रोसेस बताया था उस समय बताया था कि जो इसके कारक होते हैं स्कंदन कारक वो टोटल 13 होते हैं, जिनमें से आपको 4 स्कंदन कारक थे वो याद करने थे। वो स्कंदन कारक कौन कौन से होते हैं ये आपका एक पूरा वीडियो है, वहां पर जाकर आप इस रक्त के स्कंदन को और इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इसमें जो कारक नंबर 4 था वो था आपका कैल्शियम आयन। कौन सा था भाई? कैल्शियम आयन। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी जो रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस होती है उसके अंदर आपका कैल्शियम जरूरी होता है। बिना कैल्शियम के रक्त का थक्का नहीं बन सकता है। तो इस कारण याद रखना कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा आयन जरूरी है? कैल्शियम आयन जरूरी है। और ये देख लो भाई, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है। और ये आपका कौन सा कारक होता है? स्कंदन कारक कौन सा होता है? 4 होता है। रक्त का स्कंदन कारक कौन सा होता है? 4 नंबर, 4 नंबर का होता है। अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन संख्या 12। निम्न में से कौन सा कारक रक्त का थक्का बनने से रोकता है? यह बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कारक या पदार्थ है जो थक्का बनने से रोकता है, अर्थात थक्का नहीं बनने देता है। आपको एक बात भी बताई हुई है कि जैसे ही हम रक्त को शरीर से बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर के लिए भी बाहर रख देंगे तो रक्त होता है अपने आप जम जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है वो जमता नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे शरीर में आपकी जो रक्त वाहिनियां होती हैं, इसके अलावा बेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा एक प्राकृतिक रूप से
एक एंटीकोगुलेंट होता है, स्कंदन को रोकने वाला पदार्थ होता है, उसका स्राव किया जाता है। और उस पदार्थ का नाम मैंने आपको बताया था, कौन सा होता है? हिपेरिन। प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? हिपेरिन, जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। तो वही तो पूछ रहा है कि कौन सा रोकता है। देखो, फिब्रिन तो थक्का बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन भी थक्का बनाएगा, थ्रोम्बिन भी थक्का बनाएगा, कौन सा आ जाएगा इसका? हिपेरिन। तो सही आंसर कौन सा हो गया है? हिपेरिन। बाकी ये तो थक्का बनाते हैं। तो रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है? हिपेरिन। और ऐसे पदार्थ जो रक्त का थक्का नहीं बनने देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। और यहां पर आ जाएगा आपका हिपेरिन। तो ये प्रश्न के बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एंटीबॉडी बनती है, क्या बोल रहा है? एंटीबॉडी किससे बनती है? एंटीबॉडी की संरचना पढ़ाई थी। देखो, एंटीबॉडी जो भी होती है, इसके बारे में यदि मैं बताऊं तो ये किसके विरुद्ध बनती है? एंटीजन के खिलाफ बनती है। कहां बनती है? सामान्य तौर पर प्लाज्मा या सीरम में बनती है। किससे बनती है? बी लिम्फोसाइट से बनती है। किससे बनती है भाई? बी लिम्फोसाइट से। इस बी लिम्फोसाइट का जो परिपक्व रूप होता है, इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कोशिका। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कोशिका। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है एंटीबॉडी के बारे में। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये 5 प्रकार, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि एंटीबॉडी बनती है, किससे बनती है? तो अभी तो बताया आपको, बी लिम्फोसाइट देख लो या प्लाज्मा कोशिका, जो भी है वो देख लो। आरबीसी से नहीं, प्लेटलेट्स से नहीं, न्यूट्रोफिल से नहीं, किससे बनती है? प्लाज्मा कोशिका से बनती है। और ये प्लाज्मा कोशिका होती है, ये किसको कहते हैं हम? जो हमारी परिपक्व रूप से बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट का एकदम परिपक्व रूप होता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कोशिका कहा जाता है। और इसी प्लाज्मा कोशिका से आपका किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो आपकी रोगों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 14, एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है। देखो, जो एंटीबॉडी होती है, यह रासायनिक रूप से क्या होती है? प्रोटीन। रासायनिक रूप से क्या होती है भाई? प्रोटीन। और जो प्रोटीन यहां पर काम में आती है, उससे कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलिन। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलिन। और यह ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है हमारी प्रतिरक्षा में, अर्थात इम्यूनिटी में काम में आती है। इस कारण इसे बोला जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है? IgB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? IG। तो आपके एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई? इम्यूनोग्लोब्यूलिन या IG। तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम एंजाइम थोड़ी है, क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इसके अलावा ना तो हार्मोन है, ना ही एंटीसीरम है। एंटीबॉडी को और किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, और रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या हो गया? सर्वदाता। सर्वदाता। और रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है?
यूनिवर्सल डोनर का मतलब यह होता है कि ऐसा रक्त समूह है, ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी रक्त समूह के किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। दाता का मतलब होता है देने वाला, तो रक्त दे सकता है, उसे कहा जाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ रक्त समूह है, ओ ब्लड ग्रुप है, इसके पास ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। इसके कारण से ये किसी भी व्यक्ति में जाने के बाद में एंटीबॉडी नहीं बनाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई एंटीबॉडी उसके अंदर उपस्थित है या नहीं है। तो इस कारण ध्यान से सुनो कि इसमें सभी एंटीबॉडी होते हैं, यह कोई कारण नहीं है। कोई एंटीजन नहीं होता है, इसके पास क्या नहीं होता है भाई? कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो इसके पास ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। इसके अलावा आरएच फैक्टर होता है, यह तो बहुतों में होता है। प्लाज्मा अधिक होता है, नहीं भाई, यह भी इसके कोई आंसर नहीं है। तो यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबको रक्त दे सकता है। और क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेसेंटा को पार करने वाली एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती हैं। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। याद करने के लिए भी आपको बताया था GAMED, ये शब्द याद रखना है। और एंटीबॉडी को आईजी तो अपन कहते ही हैं, तो वो लगाते जाना भाई। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। प्लेसेंटा अर्थात जब बच्चा होता है वो माता के गर्भ में होता है, तो उनके बीच के अंदर, माता और बच्चे के अंदर बीच में क्या पाई जाती है? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा को पार कौन सी एंटीबॉडी कर सकती है? एकमात्र एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है, उसका नाम होता है आईजीजी। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी। और इस कारण से ये माता से किस में चली जाती है? बच्चे में चली जाती है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। और उस बच्चे को क्या प्रदान करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और ऐसी प्रतिरक्षा को कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो कौन सी एंटीबॉडी है जो पार कर सकती है? तो आईजीजी। देख लो आईजीजी। बाकी ये कोई सी भी एंटीबॉडी है, IgA, ये पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 17। एंटीबॉडी का फेब भाग संबंधित है। आपको एक बात बताई थी कि हमारी एंटीबॉडी होती है, उसके 2 भाग होते हैं, एक वी भाग होता है, एक सी भाग होता है। वी भाग की तरफ एंटीजन जुड़ता है। कौन से भाग की तरफ जुड़ता है? वी भाग। जैसे आपको बताया था ना, ये क्या है? एंटीबॉडी है। ये इसका सी भाग होता है, ये वी भाग होता है। ठीक है कि नहीं है? यहां पर आपका एंटीजन जुड़ता है, और क्योंकि इस तरफ एंटीजन जुड़ता है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? फेब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेब। तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है? फेब का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, एंटीजन जुड़ने वाला स्थान, ऐसी जगह जहां पर आपका एंटीजन जुड़ता है। तो यह बोल रहा है कि भाग किससे संबंधित है? कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग से नहीं, एंटीजन बाइंडिंग से। फेब होता है, उस तरफ क्या जुड़ता है? आपका एंटीजन। और एंटीबॉडी का वह स्थान जहां पर आपका एंटीजन जुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका पेराटोप कहा जाता है। याद रख लेना कि पेराटोप किसे कहते हैं। और इसके अलावा एंटीजन का वह स्थान, एंटीजन का वह स्थान जहां पर आपकी एंटीबॉडी जुड़ती है, उसे कहा जाता है एपिटोप। उसे क्या कहा जाता है? एपिटोप। पेराटोप कितने होते हैं? 2। और एपिटोप कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन अर्थात एंटीबॉडी प्रथम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में प्रमुख होता है? सबसे पहले जब कोई भी इंफेक्शन होता है,
किसी व्यक्ति को कोई भी इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी होता है वो व्यक्ति के शरीर में बनता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो IgM होता है, कौन सा IgM, ये सबसे पहले बनता है और सबसे पहले ही नष्ट होता है। तो प्रथम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सबसे पहले कौन सा उत्पन्न होता है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा IgM। सबसे पहले कौन सा बनता है, IgM बनता है और सबसे पहले ही नष्ट होता है। सबसे बाद में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgG। कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgG, और सबसे बाद में ही क्या होती है, नष्ट होती है। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 19, रक्त समूह O पाया जाता है या O में पाया जाता है। और रक्त समूह में क्या पाया जाता है, A एंटीजन नहीं, B एंटीजन नहीं, A और B दोनों नहीं, O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ना तो A ना ही B, अर्थात कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता किसमें, O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में। इसके बाद में प्रश्न संख्या 20, यह बोल रहा है कि RH विसंगति, RH विसंगति होती है, सबसे गंभीर प्रभाव किसमें होता है। और इसमें आपको एक नाम बताया था, गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या बताया था, गर्भ रक्ताणु कोरकता, या जिसे हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस। और यह आपको बताया था कि अगर महिला RH नेगेटिव होती है, अर्थात उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, कोई सा भी नेगेटिव हो, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, और अगर पुरुष हो पॉजिटिव, कोई सा भी पॉजिटिव हो, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो शादी के बाद में प्रथम प्रसव में कोई खास समस्या नहीं आती है, लेकिन द्वितीय और बाद वाले जो भी प्रसव होते हैं उनमें समस्या उत्पन्न हो सकती है, उनके अंदर आपकी RH विसंगति उत्पन्न हो सकती है। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस, जिसके कारण क्या होता है कि जो बच्चा गर्भ में होता है उसके अंतर्गत RBC होती है वो टूटने लग जाती है, बच्चे में क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, या अधिक गंभीर स्थिति में उस बच्चे की गर्भ में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रथम प्रसव में कोई खास समस्या नहीं होती, ये समस्या किसमें होती है, द्वितीय या उसके बाद वाले प्रसव में। तो प्रभाव सब किसमें होता है, माता में नहीं, पिता में नहीं, प्रथम शिशु के समय भी नहीं होता है, ये द्वितीय या बाद के जो शिशु होते हैं उसके समय पर होता है। तो ये विसंगति होगी, RH विसंगति, ये द्वितीय प्रसव या उसके बाद वाले जो भी प्रसव होते हैं उनके अंतर्गत होती है। तो अब तक हमने 20 प्रश्न थे वो सोल्व किए हैं, और ये 20 प्रश्न हैं, ये आपको कैसे लगे हैं आप कमेंट में जरूर लिखें। इसके बाद में हमारे आज के लिए जो ये प्रश्न है, आज के लिए जो MCQ का ये सेशन है ये समाप्त होता है, और हमारा जो ये टॉपिक है जो परिसंचरण वाला या परिसंचरण तंत्र और एंटीजन और एंटीबॉडी वाला, इससे संबंधित हमने लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक है वो छूट गया है तो उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो और आप हमें भी बता सकते हो। तो आपके जो भी जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, और कम से कम अपने खुद के प्रति ईमानदार जरूर रहे। जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है, जो भी प्रश्न गलत हो रहा है उसको देखो वो कौन से टॉपिक से संबंधित है, जिस टॉपिक से संबंधित है उसको कम से कम एक बार और पढ़ो ध्यान से, और पढ़ने के बाद उसके वापस से इस क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व करो। जितना ज्यादा आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस होगा वो उतना ही बढ़ेगा, और ये आपके एग्जाम में क्या देगा, फायदा देगा। बाकी आपको ये प्रश्न है ये कैसे लगे हैं,
क्या आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और इसके साथ साथ में हमारा जो ये वीडियो है, अगर ये आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ही जरूर करें। धन्यवाद।